हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा और साथ में ही जल विद्युत के प्रारंभिक परिचय को भी पढ़ा। इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जल विद्युत, ताप विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर चर्चा करेंगे कि भारत में इनकी स्थिति क्या है। जल विद्युत के बारे में मैंने बताया कि भारत की प्रथम जल विद्युत केंद्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था और दूसरा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थापित किया गया था। अब देखिए, इसमें भारत में राज्यवार यदि जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र और उनके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से भारत का जो प्रथम राज्य है वो आप देख सकते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला भाग है। चूँकि दक्षिण भारत का यह इलाका मानसूनी अच्छी बरसात भी प्राप्त कर लेता है और पर्वतीय पठारी होने के कारण जल विद्युत के विकास के लिए आदर्श स्थिति भी रखता है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलकर लगभग 11.16% उत्पादन करते हैं। देश में उत्पादित कुल जल विद्युत का 11.16% उत्पादन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलकर करते हैं। और यहाँ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं इसमें नागार्जुन, सिलेरू, श्रीशैलम, मचकुंड, तुंगभद्रा और निजाम सागर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कर्नाटक राज्य जो देश के कुल जल विद्युत उत्पादन का 11.08% उत्पादन करता है और इसके प्रमुख केंद्र शरावती, काली नदी, जोग, लिंकन, मक्की, शिवसमुद्रम, भद्रा, मुनीराबाद और सिम्मापुरा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र जो देश में कुल जल विद्युत उत्पादन का 10% करता है, इसमें कोयना, टाटा और वैतरणी जल विद्युत परियोजनाएं फेमस है। पंजाब की बात करें तो इसमें देहर, भाखड़ा, पोंग, गंगवाल, कोटला और सनाम फेमस है। इसी प्रकार तमिलनाडु जो देश की कुल जल विद्युत उत्पादन का 7% तक करता है, इसमें पापनासम, सरकरपाठी, सुरलियार, मोयार, अलियार, पाइकारा, कोडियार, पेरियार, मेट्टू और कुंडा प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य जो देश के कुल जल विद्युत उत्पादन का लगभग 6.5% के आसपास करता है, जिसमें हीराकुंड और बालीमेला जल विद्युत काफ़ी फेमस है। हीराकुंड जो महानदी पर स्थित बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। केरल राज्य में देखेंगे तो इदुक्की, सबरीगिरी, कुतियाड़ी, सेलायार, सेगुलम, नरिया और मंगलम ये फेमस है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर, नर्मदा सागर, हंसदे, बागदो और बंद सागर फेमस है। हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं, इसमें चमेरा और देवर फेमस है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों में भी अलग अलग छोटी से बड़ी यानी मध्यम और वृहद प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं संचालित है। आपको ये पता होना चाहिए कि चूंकि जल विद्युत का उत्पादन किसी बहुत बड़े डैम के या बांध के निर्माण के पश्चात ही होती है और वो बांध अपने आप में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। अतः ऐसी बांध वाली परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, जिसमें जल विद्युत का उत्पादन भी एक प्रमुख उद्देश्य शामिल रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से की जाती है, अतः उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। फिर अब बात करते हैं हम भारत में ताप विद्युत। चूँकि ताप विद्युत का उत्पादन भारत में मुख्य रूप से जो परंपरागत ऊर्जा सोर्स है कोयले को जलाकर और उससे बनने वाली जो भाप है उस भाप से ही विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ताप विद्युत का जो प्रमुख स्रोत है वो भारत में कोयला है और कोयला भी बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का अधिकतर उपयोग में होता है, क्योंकि भारत में जो गोंडवाना लैंड सेल है उसमें ही अधिकतर बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ताप विद्युत केंद्रों की बात करें या प्रमुख जो ताप विद्युत केंद्र है तो इसमें देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी ये अधिकतर मध्य भारत की ताप विद्युत परियोजना ही आपको मिलेगी, क्योंकि
जो पूर्वी भारत और मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना राज्य है, महाराष्ट्र है, इसमें अधिकतर कोयले का उत्पादन होता है। अतः चूंकि कोयला अपने आप में स्थूल पदार्थ है, भार सहन करने वाला पदार्थ है, अतः इसका परिवहन लागत काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए उत्पादित क्षेत्रों के आसपास ही ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं और वहाँ से उत्पादित विद्युत का अन्य क्षेत्रों में हस्तांतरण या निर्यात कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कोराडी, नासिक, भुसावल, उड़ान, चंद्रपुरा, ट्राम्बे, रत्नागिरी ये फेमस है। गुजरात में उकई, गांधीनगर, उतारण और साबरमती है। पश्चिम बंगाल में गौरीपुर, कोलकाता, टीटागढ़, बजबज, दुर्गापुर है। उत्तर प्रदेश में ओबरा, परिंछा, पनकी और सिंगरौनी है। तमिलनाडु में एन्नोर, नेवेली प्रमुख है। आंध्र प्रदेश में रामगुंडम और विजयवाड़ा फेमस है, नेल्लोर भी है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में कोरबा और झारखंड में पतरातू, दामोदर घाटी, बोकारो, दुर्गापुर और चांदिल ये प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में संचालित है। यदि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स की बात करें, स्रोतों की बात करें, तो आप चूँकि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण होने के कारण बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनके इस्तेमाल और उत्पादन से पर्यावरणीय क्षति न के बराबर होती है। यानी पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ता है और इनका इस्तेमाल भी हम अधिकाधिक कर सकते हैं। तो वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां हमें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की जगह गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपने विकास को बनाए रख सकते हैं और जो सतत विकास की धारणीय विकास की अवधारणा को साकार कर सकते हैं। क्योंकि भारत देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण ऊर्जा आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जाएगी और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के द्वारा किया जाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं और एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो हमें अभी से ही परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की अपेक्षा विकल्प के रूप में, प्रतिस्थापन के रूप में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत हम देखें भारत की स्थिति, तो इसमें अक्षय ऊर्जा सोर्स, अक्षय स्रोतों से विद्युत, जिसमें देख सकते हैं आप पवन विद्युत है, लघु पन बिजली है, बायोमास विद्युत है, खोई या सह उत्पादन है, अपशिष्ट से विद्युत जो शहरी और औद्योगिक क्षेत्र में होती है, सौर विद्युत है। इसी प्रकार अपशिष्ट से ऊर्जा, औद्योगिक और बायोमास पर। और हम देखेंगे तो वर्तमान में भारत में चूंकि उष्णकटिबंधीय अवस्थिति होने के कारण पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा भारत हब बन सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें सस्ती और अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए इस ऊर्जा को हमें अपनाना पड़ेगा। हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे तो तकनीकी ज्ञान की कमी और इसकी जो उत्पादन लागत है वो अधिक होने के कारण यह पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल और विकास भारत में नहीं हो पाया है। लेकिन समय के साथ हमें आयातित और अपने द्वारा खोजी गई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उपयोगों को अधिक बढ़ावा देना होगा, तभी हम अपने बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे और अपने देश के आर्थिक विकास को बनाए रख पाएंगे और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद।